सड़क चौड़ीकरण में उनका अपना घर टूट गया, इसलिए एक छोटे से किराए के घर में गरीब दंपति शारदा प्रसाद रहने लगे। उनके साथ था बेटा रमेश और बहू अनामिका, पोते हरीश और भाव्या। वो सब एक वक्त खाना खाते थे, दूसरे वक्त वो सरकारी सहायता की प्रतीक्षा करते थे। इसी तरह उनकी जिंदगी कैसे भी कट रही थी। प्रसाद खटिया में बैठकर रो रहे थे और बस परेशान हो रहे थे। क्या जी, आप अभी भी घर पे हैं? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, पैरों में बड़े दर्द है। आप कह रहे कि पैरों में दर्द है, आज आप काम पे नहीं जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी सरकारी सहायता पे ही निर्भर करने लगेगी। आप अच्छे से सोच लीजिए। अरे शारदा, कुछ भी नहीं भूला हूँ। असल में मेरे पुराने चप्पल टूट गए थे तो मैंने फेंक दिया। कुछ दिनों से मैं ऐसे ही नंगे पाँव जा रहा हूँ आ रहा हूँ। एक बार पैरों की हालत देखकर फिर कहो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पैरों को दिखाया। उनके पैर कट गए थे, सूज गए थे, लाल हो गए थे। उनके पैरों को देखकर शारदा, अनामिका, रमेश, छोटे छोटे दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। आंखों से आंसू निकल आए। पोता हरीश, पोती भाव्या आकर प्रसाद के पास लेट गए और अपने साथ साथ प्रसाद के भी आंसू पोंछे। दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं बच्चे, तुम दोनों मेरे पास आ गए तो सारा दर्द गायब हो गया। हाँ जी, इतना हो गया और आपने मुझे कुछ बताया नहीं। हमारी जिंदगी इतने कष्टों से चल रहा है, चप्पल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा रमेश, तुम कलेक्टर सर के पास जाओगे? माँ, अगर मैं काम पे नहीं जाके वहाँ चला गया तो एक वक्त का खाना भी हमें नहीं मिलेगा। मैं काम पे जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रमेश काम पे चला गया। शारदा, बस 2 दिन इंतजार कर लो, थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा अपना। बच्चे, दादाजी का ख्याल रखना। ठीक है। वैसे तुम और बहू कहाँ जा रही हो? काम नहीं ढूंढेंगे तो कैसे चलेगा? जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी शांभवी उसके घर पे आती है। अनामिका, अनामिका, घर पे हो क्या? घर पे ही हूँ, पर आप अभी? तुम्हें काम चाहिए था इसलिए तुम मेरे करी पॉइंट में आई थी ना? आई थी दीदी, पर काम नहीं है कहकर आपने वापस भेज दिया था। जब तुम आई थी तब मेरे पास काम नहीं था, पर अब मेरे पास काम है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। काम करोगी? आप जब चाहती है तो मैं जरूर आऊंगी दीदी। ठीक है, तो फिर शाम के 4 बजे तुम आ जाओ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। फिर शारदा घर का कामकाज करने लगती है और बहू अनामिका शाम के 4 बजे शांभवी के करी पॉइंट के पास पहुँच जाती है। शांभवी से बातचीत करती है और काम पे लग जाती है। देखो अनामिका, यहाँ आसपास में कोई भी करी पॉइंट नहीं है। सिर्फ यहाँ आसपास ज्यादातर बैचलर ही नहीं रहते, बल्कि जो पका के दोगे वही खा लेंगे। इसीलिए स्वाद पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पे होना चाहिए। इस तरह कहकर शांभवी सब्जी में मिलावटी करके उसे बेचने लगती है। अनामिका शांभवी के खिलाफ जाकर कुछ कह नहीं पाती। इस बात से उसे डर था कि कहीं अगर वो शांभवी के खिलाफ गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी और रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये सब सोचकर उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जिसने जो सब्जी मांगी वो उसे उठाकर दे दी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे अब करी लेने आने वाले लोग भी कम होने लगे। अब चूंकि कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे और कमाई भी नहीं हो रही थी, शांभवी उस करी पॉइंट को बेचना चाह रही थी। इस बारे में उसने अनामिका से चर्चा की। अनामिका ने अपने घर पे चर्चा की और इसी के साथ उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आई। तरकीब तो अच्छी है, पर मैं यही सोच रही हूँ, अगर हम एग करी बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा या नुकसान होगा? अरे सासू माँ, अंडे के साथ साथ हम तरह तरह का पकवान बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अंडा करी विशेष तौर पे रहेगा। अंडा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे कभी हानि नहीं होता है, इसीलिए हम रखेंगे। पिताजी, आप क्या कहते हैं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम विजयी होगी, इसीलिए हम एक करी पॉइंट में भी सफल ही होंगे। प्रसाद की प्रशंसा से अनामिका को मन में प्रोत्साहन मिला। अगले दिन ही वो शारदा को लेकर शांभवी के पास चली गई। उसने लीज की बात की और फिर कुछ पैसे उधार लेकर उसने करी पॉइंट ले लिया। वो दिन बहुत ही विशेष था, इसीलिए अनामिका अंडा करी बनाती है और साथ ही कुछ स्पेशल पकवान भी बनाती है। उस सड़क से जो भी गुजर रहे थे सभी को पता चला कि अनामिका ने नया एक करी पॉइंट शुरू किया है और आज अनामिका सभी को मुफ्त में एक करी दे रही है। ये सुनकर कई लोग उसके पास गए।
अनामिका का एग करी का स्वाद सभी को बहुत पसंद आता है, इसलिए अगले दिन से ही अनामिका एक अंडा 20 रुपए में और डबल अंडे की करी 50 रुपए में बेचने लगती है। उस दिन से उसने कभी पीछे पलट के देखा नहीं। अनामिका के यहाँ से सिर्फ अंडा करी ही नहीं, बल्कि वहाँ से और भी तरह तरह के करीज लोग खरीद के ले जाने लगे। इस तरह अनामिका ने जो एग करी का व्यापार शुरू किया था, एग करी के साथ साथ और भी तरह तरह के जो भी पकवान वो पकाती थी, कम समय में वो सभी कुछ बहुत फेमस हो गए। कमाए हुए पैसों से उनकी जिंदगी बेहतरीन हो गई। एक दिन जयत्रा टीवी वालों ने जय हो महिला प्रोग्राम आयोजन किया और वहाँ अनामिका को बुलाया। उससे पूछा गया कि अंडा करी के व्यापार में वो विजयी कैसे बनी। आप सभी को नमस्कार। जयत्रा टीवी के माध्यम से मैं अपने परिवार वालों को, जैसे पिताजी, माँ जी, मेरे पति, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, उन सभी को नमन करती हूँ। आसानी से ये विजय हासिल नहीं हुई। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत अपमान सहा। इस तरह उसने विवरण में अपने परिश्रम की बात कही। साथ ही मुआवजे के बारे में भी बताया जो अभी भी उसके परिवार को मिलना बाकी है। उसकी मेहनत की कहानी सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगे। टीवी के लोग उसे सम्मान देते हैं और बाद में उसे गाड़ी में बैठाकर घर तक पहुंचा भी देते हैं। घर आते ही आरती दिखा के सासू माँ शारदा उसे घर के अंदर ले गई। सभी लोग बहुत खुश थे। 2 दिनों के बाद कलेक्टर ऑफिस से अशोक नाम का एक आदमी आता है और मुआवजे का चेक भी उन्हें देकर जाता है। इससे उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। उन पैसों को वो बैंक में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं भाव्या और हरीश के नाम से, और सभी लोग मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। एक महंगे से घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के जब बहू रानी अनामिका भोजन कर ही रही थी, तभी एक तोता उड़ते हुए डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या इस घर में कोई भी नहीं है? बड़ा सन्नाटा है। गवाए हुए पैसों के बारे में सब बैठ के बेडरूम में बातचीत कर रहे हैं। मुझे उसकी क्या जरूरत? इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर रखे फल खाने लगता है। ठीक उसी समय रमेश बड़े ही उदास होकर अपने बेडरूम के खिड़की के पास खड़े होकर देख रहा था। उसके हाथ का सेल फोन नॉन स्टॉप बस बजे ही जा रहा था। तभी चिंतित बेटे के पास माँ पिताजी शारदा प्रसाद आते हैं और उसे दिलासा देने लगते हैं। पिताजी ने जैसा कहा वैसा ही करो। शारदा की बातें सुन के रमेश को बड़ा गुस्सा आया। अपने गुस्से को रोकते हुए कहने लगा, तुम कुछ मत कहो माँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी लालच की वजह से ही ये परिस्थिति हो गई है। उसके ऐसे कहने पर शारदा चुप्पी लगा लेती है। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। माहौल शांत होने पे तुम यहाँ पे लौट आना। ठीक है पिताजी, अनामिका को साथ ले जाऊंगा। उसे क्यों ले जाना, उसका यहाँ पे चेकअप करवा देंगे, मैं उसका देखभाल कर लूंगी, तुम जाओ। ऐसा कहने पे रमेश अपने कपड़े समेट लेता है। फिर तीनों बेडरूम से बाहर निकल आते हैं। अनामिका भी हाथ धोकर उनके पास आती है। रमेश बड़े प्यार से कहता है, अनामिका, व्यापार के सिलसिले से मैं विदेश जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। वो रोने लगी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो अपने पति को मुस्कुरा कर विदा करेगी तभी उसकी जीत होगी और वो जल्द से जल्द घर वापस लौट आएगा। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। आप चिंता ना कीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत आई तो श्री राम जरूर संभाल लेंगे। ऐसा कहने के बाद रमेश खुशी खुशी उस घर से विदा ले लेता है। बस जैसे ही रमेश गया, वैसे ही शारदा गर्भवती अनामिका को परेशान करना शुरू कर दी। ये देखकर तोते को बड़ा गुस्सा आता है और शारदा के ऊपर जाके वो टट्टी कर देता है और साथ ही साथ आधा कटा हुआ फल भी शारदा के सर पे गिरा देता है, जिस वजह से शारदा तोते को भी डांटने लगती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। शारदा और प्रसाद लॉन में बैठ के पैसों के बंदोबस्त करने की बातचीत कर रहे थे। तभी कार लेके मनोहर नाम का एक धनी व्यक्ति उनके घर पे आते हैं। वो तीनों लॉन में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मेरी एक बेटी है, वो रमेश को पसंद भी करती है। अगर वो हमारे साथ रहे तो काफ़ी है, मैं नुकसान का भरपाई कर लूँगा। एक बार सोच के मुझे फ़ोन करके बताइएगा। ऐसा कहकर गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ गर्भवती बहू अनामिका है। अनामिका से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में वो चर्चा करने लगते हैं। फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि अनामिका कुछ भी करने से पहले राम राम कहती है। इसी के साथ उससे छुटकारा पाने का एक उनके दिमाग में सुझाव आता है। फिर सोफे पे बैठ के वो अनामिका को बुलाते हैं
तोता उड़ते हुए आके अनामिका के कंधे पे बैठ जाता है। बेटा अनामिका, तुम भगवान राम पे विश्वास करती हो ना? सिर्फ भरोसा नहीं माँ जी, वो तो मेरी जान है। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो क्या तुम्हारे प्रभु राम तुम्हें वहाँ बचाने के लिए आएंगे? जरूर आएंगे पिताजी। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। कैसा शर्त माँ जी? मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का एक चिता बनाऊंगी और उसमें आग लगा दूंगी। देखती हूँ तुम्हारे राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। नहीं नहीं अनामिका, राजी मत होना, मुझे लग रहा है कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर तो तुम्हारे राम कोई भगवान नहीं है, वो तो बस एक पत्थर है। नहीं माँ जी, राम महान है, वो महान राजा है। जब भी कोई दिक्कत होती है वो आके सारे समस्या दूर कर देते हैं। मैं आपकी इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। फिर कल हम शमशान घाट चलेंगे। ठीक है पिताजी। पूरी रात अनामिका प्रभु राम का नाम जाप करती रही। तोता भी उसके पास बैठकर राम नाम जाप करता रहता है। अगले दिन शारदा और प्रसाद गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अनामिका भी प्रभु राम का नाम लेके कार में जाके शारदा के बगल में बैठ जाती है। गाड़ी घर से निकल जाती है। तोता प्रभु राम की तस्वीर के सामने आके प्रार्थना करने लगता है। प्रभु अनामिका की रक्षा कीजिए। प्रार्थना करके वो वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी जाके शमशान घाट पे रुकती है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। उन्हें देखकर वो वहाँ आता है। ये बहुत बड़ा पाप है, भगवान के साथ मत खेलो। अपने स्वार्थ के लिए गर्भवती महिला की जान ले रहे हो। तुम लोग यहाँ से जाओ, चले जाओ। ऐसा कहने पे शारदा, प्रसाद और अनामिका अंदर आ जाते हैं। वहाँ लकड़ियाँ ठूस ठूस के रखा जाता है। अनामिका प्रभु का नाम लेती है। जय श्री राम, जय जय जानकी राम। ऐसा कहकर वो जाके लकड़ियों पे बैठ जाती है। प्रसाद मनी मन बहुत खुश हो रहे थे। धूर्त जैसा मुस्कुराते हुए वो केरोसिन का डब्बा लकड़ियों पे उड़ेल देते हैं। शारदा लकड़ी जलाने का मशाल लेकर दूर में खड़ी थी। सूरज के धूप में सूखे हुए लकड़ियों पे केरोसिन तेल डाल के लकड़ियाँ जलाने पे जल्दी ही जलने लगती है। अनामिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। जय जय राम श्री राम, जय जय राम जानकी राम। मंत्र जाप करते हुए वो प्रभु राम को प्रणाम करती है। गर्भवती बहू अनामिका अब आग में जलने ही वाली है। ये देखकर शारदा और प्रसाद धूर्त जैसा मुस्कुराते हैं। ऐसा करके हमें अनामिका से तो छुटकारा मिल जाएगा। रमेश के आने पर उसे समझा के मनोहर के घर भेज देंगे। ये सुनकर तोता उड़ते हुए आकर उस बुजुर्ग इंसान के कंधे पे बैठता है। फिर वो बुजुर्ग इंसान श्री राम के भेष में बदल जाते हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया, हाथों से रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी जाके उस आग को रोक दी। बेटा अनामिका, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ पे आया हूँ। उनके ऐसे कहने पर अनामिका अपनी आंखें खोलती है और श्री राम को देखकर अपना हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। श्री राम को देखते ही शारदा और प्रसाद वहाँ से भागने लगते हैं। हे प्रभु राम, मेरे पति के जाने बगैर ही उनके लिए बस प्यार के खातिर मेरे सास ससुर ने ऐसा किया है, उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है अनामिका। ऐसा कहकर प्रभु राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शारदा और प्रसाद जो भागते हुए वहाँ से चले गए थे, कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उनके पीछे नहीं आ रही है, तो वो वापस आते हैं। तब जाके उन्हें ज्ञान होती है। वो गर्भवती अनामिका का अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद अनामिका एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। रमेश घर लौट आता है। हिम्मत दिखाकर सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए बेटी पत्नी को साथ लेकर सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है।